एक इंडियन लड़के को 8 महीने बाद बुल्गारिया का वर्क वीजा मिलता है। जब वो बुल्गारिया पहुंचता है तो वहां देखता है कंपनी फेक थी। उससे उसका टाइम गया, पैसा गया, फ्यूचर गया। इस वीडियो के अंदर मैं 8 ऐसी पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा जिसके बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो 2 मिनट में आप ये जान सकते हो आपका एजेंट सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। 7th पॉइंट में एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा आपको जिसको सुनने के बाद आप एजेंट को कॉल तो करोगे बट एजेंट के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने यूट्यूब के ऊपर ना बहुत सारी बुल्गारिया की वीडियोस देखी हैं। वहां पे उन वीडियोस के नीचे मैंने लोगों के कमेंट्स देखे हैं जिसमें वो सीरियसली प्रॉब्लम में है। तो उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैंने अपनी सारी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना, तब जाके आपको बुल्गारिया का A to Z नॉलेज होएगा। जे क्यों लोग फंसे हुए हैं, कैसे वीजे रुके हुए हैं, किनका आ सकता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। सबसे पहला पॉइंट, शेंगन का मतलब क्या है। 90% लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है। देखो, शेंगन का वीजा मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप 29 कंट्रीज में जाके काम कर सकते हो। इसका ये मतलब होता है आप 29 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो, घूम सकते हो। बट 29 कंट्रीज के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको जिस भी कंट्री के अंदर काम करना है वहां का वर्क परमिट लेना पड़ेगा। तब जाके आप वहां पे काम कर सकते हो। अगर आप बिना वर्क के कहीं पे भी काम करने जा रहे हो तो आप इलीगल कहलाओगे। दूसरा, जो सामने वाला एम्प्लॉयर है वो आपसे काम तो करवा सकता है, अगर कल को वो सैलरी नहीं देगा आपको तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो। तो ये कंफ्यूजन लोगों की बहुत है जो मैंने कमेंट में पढ़ा, तो ये कंफ्यूजन अपनी दूर कर लो पहले तो। पॉइंट नंबर 2, फुल प्रोसेस बताऊंगा आपको। ऑफर लेटर से लेकर जब बुल्गारिया पहुंचने के बाद टेम्परेरी रेजिडेंस जब कार्ड बनता है वहां तक आपको कितना टाइम लगता है, A to Z चीजें। तो स्टेज नंबर 1, ऑफर लेटर। देखो, ऑफर लेटर डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ये कंपनी कितनी जल्दी हायरिंग कर रही है। किस कंपनी को अर्जेंट में अगर चाहिए तो वो 1 से 2 दिन के अंदर ऑफर लेटर दे देती है। किसी कंपनी को जस्ट नॉर्मली वो प्रोसेस कर रहा है तो हो सकता है 1 से 2 हफ्ता लगे। 15 दिन का मिनिमम टाइम होता है ऑफर लेटर आने का। स्टेज नंबर 2, जहां पे एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयमेंट में एजेंसी में अप्लाई करता है, जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, ऑफर लेटर पे साइन होके जब उसके पास जाता है तो वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में जाके आपका वर्क परमिट अप्लाई करता है। तो उसमें मिनिमम टाइम देखा जाए तो वैसे 15 दिन लग जाते हैं। बट जो वर्क परमिट आता है ना, उसमें कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं वर्क परमिट वहां से आने में। तो उसके बाद एम्प्लॉय जो आपका ओरिजिनल वर्क परमिट होता है वो कुरियर करता है इंडिया। तो उस कुरियर के अंदर भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो मतलब 3 से 4 महीने वर्क परमिट को आने में लग जाता है। स्टेज नंबर 3, 20 दिन की डेडलाइन। ये वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं। अपना वर्क परमिट अप्रूव होने के बाद आपके पास सिर्फ 20 दिन होते हैं एम्बेसी में सबमिट करने के लिए, टाइप डी वीजा के लिए। अगर आपने 20 दिन के अंदर ये सबमिट नहीं किया तो आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो जाएगा और फिर सारा कुछ रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका दोबारा टाइम वेस्ट और या तो पैसा भी वेस्ट हो सकता है। इसके बाद स्टेज डी, ये होता है इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू अब मैंडेटरी हो चुका है, इंटरव्यू होगा ही होगा। इंटरव्यू के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जे आप बुल्गारिया में कौन सी कंपनी के अंदर जा रहे हो, आपका एम्प्लॉयर का नाम क्या है, आप कहाँ रहोगे उसका एड्रेस पूछ लेते हैं, कोई आपका फैमिली मेंबर वहां रह रहा है, ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें आपसे पूछेंगे। तो बेसिक आपको जो पेपर के अंदर लिखा गया है, जो आपने पेपर लगाए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर उससे आपने कुछ गलत बोला तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। स्टेज नंबर ई, जब आप बुल्गारिया पहुंच जाते हो तो वहां पहुंचने के बाद 5 दिन के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर होएगा वो आपको कुछ पेपर्स रेडी करके देगा, जो आपके वहां के म्यूनिसिपल जो लोकल्स होते हैं वहां जाके आपको सबमिट करना पड़ता है। तो इसका पूरा जो टोटल प्रोसेस होता है वो 14 दिन के अंदर होता है, आपको वहां जाके सबमिट करना है। जो आपका एम्प्लॉयर है वो एक गाड़ी बुक करेगा, सारे वर्कर्स को उसमें रखेगा और वहां जाके छोड़ देगा। अंदर जाके प्रोसेस आपको खुद करना पड़ेगा, वहां एम्प्लॉयर कुछ नहीं कर सकता है। तो जो पेपर मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगी, वो आपको साथ के साथ मिल जाती है। बट जो हार्ड आपका कार्ड बनेगा उसको कुछ हफ्ते लग जाते हैं बनने के अंदर। तो ये था पूरा प्रोसेस।
मतलब यहाँ तक आते-आते, जहाँ तक वीज़ा आते-आते आपको कम से कम 6 से 9 महीने लग सकते हैं। और ऐसा नहीं है जे आप वहाँ पहुँच गए तो जब तक कार्ड नहीं बनेगा आप काम नहीं कर सकते हो। आप सेकंड डे से काम शुरू कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी वर्क वीज़ा पे हो। तो कई लोगों के नीचे कमेंट भी थे, जे सर वहाँ पहुँच जाने के बाद क्या हम काम जाते ही करेंगे या जब तक हमको कार्ड नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे? तो नहीं। जैसे ही आप वहाँ पहुँच गए हो, आपका वर्क वीज़ा ऑलरेडी है तो आप सेकंड डे से काम करना शुरू कर दोगे। अब जो तीसरा कमेंट है वो ये है जो दुबई से अप्लाई करना ज्यादा इजी है या इंडिया से अप्लाई करना ज्यादा इजी है? तो देखो, चाहे आप दुबई से अप्लाई करो, चाहे आप इंडिया से अप्लाई करो, चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हो, जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। दुबई वालों को सिर्फ इतना फायदा है कि वो इंडिया अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री, इंटरनेशनल कंट्री के अंदर है और वहां पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि उनके लिए प्लस पॉइंट है। रही अपॉइंटमेंट की बात, तो अपॉइंटमेंट में भी सब जगह टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जब से बुल्गारिया शेंगन कंट्री के अंदर आया है तब से फाइल्स बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हैं, उस करके अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। चाहे आप इंडिया से कर रहे हो चाहे आप दुबई से कर रहे हो तो वो सेम प्रोसेस है। तो ये मत सोचो कि हमें यहाँ जाना है या वहां जाना है। आप जहां से भी अप्लाई कर रहे हो 6 से 9 महीने लगेंगे ही लगेंगे। एक चीज यहाँ पे क्या होती है, बहुत से लोग पैनिक कर जाते हैं, जी इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमें जल्दी करवाओ। तो यहाँ पे एजेंट क्या बोलते हैं, ये एक काम करते हैं हम आपको यहाँ से दुबई भेज देते हैं, दुबई में अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है। बट उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे एजेंट अपना गेम खेलता है। वो आपको दुबई भेज देगा, एक्स्ट्रा पैसे आपसे लेगा, वहां पे किसी रूम में आपको 3 महीने 4 महीने रखेगा। वहां पे आप जब दुखी हो जाओगे तो आप खुद कहोगे कि मुझे अपनी कंट्री बुला ले, क्योंकि ऑलरेडी दुबई जैसे शारजहां जैसी सिटीज के अंदर ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं 3 3 4 4 महीने से। और दूसरा चीज, जब भी दुबई से लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास वहां का कार्ड होता है, जो वर्क परमिट होता है, रेजिडेंस कार्ड होता है, वो दिखाना एम्बेसी के अंदर बड़ा है, कंपलसरी है। तो आप ये सोच रहे हो वहां पे टूरिस्ट पे जाके मैं वहां से अप्लाई कर दूं, तो वहां पे इंटरव्यू सीधा आपसे पूछेगा आपने इंडिया से क्यों नहीं अप्लाई किया, आप दुबई आके क्यों यहाँ पे एम्बेसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना पैसा है आपके पास तो आप क्यों बुल्गारिया जा रहे हो, आप एज अ लेबर पे क्यों जा रहे हो जब आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है। तो पैनिक मत करो, जहां से भी अप्लाई कर रहे हो वेट करो, क्योंकि 6 से 9 महीने का टाइम लगेगा। जो फोर्थ कमेंट है वो है जी वहां पे कौन सी जॉब्स के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, बुल्गारिया का जो कोटा सिस्टम है ना वो बढ़ चुका है। तो अब वहां पे हॉस्पिटैलिटी लाइन जैसे वेटर, क्लीनर, शेफ, शेफ हेल्पर्स, इनकी डिमांड है। कंस्ट्रक्शन लाइन, जो अपने मिस्त्री होते हैं, कारपेंटर हो गए, बिजली वाले हो गए, प्लम्बर्स हो गए, इन सब की डिमांड है। एग्रीकल्चर के अंदर सीजनल वर्क वीजाज मिलने पॉसिबल है वहां पे। दूसरा, डिलीवरी बॉयज की काफी नीड है, ट्रक ड्राइवर्स की नीड है, इन सब की जरूरत है वहां पे। तो इन सारी फील्ड के अंदर जॉब्स बहुत ज्यादा है वहां पे। जो नेक्स्ट कमेंट है वो ये है कि हम वहां पे एज अ वर्कर तो जा रहे हैं, बट वहां की जो लैंग्वेज है उसकी कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारी बेसिक इंग्लिश से काम चल जाएगा। तो देखो, बुल्गारिया के अंदर वर्कर्स की शॉर्टेज है, तो वहां की जो कंपनीज हैं वो अंडरस्टैंड करती हैं, तो उनको लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे इंग्लिश बेसिक चलती है, आप इजीली वहां बात कर सकते हो। क्योंकि अगर वो इसमें लैंग्वेज घुसाएंगे तो उनको वर्कर्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो अगला कमेंट है वो सैलरी के ऊपर है। यहाँ देखो, एक चीज ना आपको बड़ी ध्यान से सुननी होगी। जो वहाँ की लोकल करेंसी के हिसाब से, जो 2026 के रूल्स के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी होगी 1,000 से ऊपर। उसको अगर मैं यूरो में कन्वर्ट करूँ तो वही 550 यूरो से लेकर 600 यूरो तक। अब यहाँ पे एजेंट आपको क्या नहीं बताता है, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। वो आपको अप्रोक्स सैलरी बता देगा कि तेरी सैलरी 600 यूरो लगी है, बट तुम्हें ये नहीं बताएगा कि टैक्स कटने के बाद हाथ में कितना आएगा। क्योंकि यूरोप के अंदर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है। मान लो अगर आपकी 600 यूरो सैलरी लगी है तो 24% कट जाएगा। 24% कटने के बाद वही आपके हाथ में 480 490 यूरो आपके हाथ में बचेंगे। और उसमें भी अगर कंपनी आपको अकोमोडेशन फूड दे रही है तो आपके पास बच रहे हैं, नहीं तो अकोमोडेशन भी आपको लेनी पड़ेगी, फूड भी अगर आपका हो रहा है तो इन दी एंड वही 300 400 यूरो आप सेव कर पाओगे। पॉइंट नंबर 7, जो मैंने शुरू में बोला था जी हम 2 मिनट के अंदर एजेंट का झूठ पकड़ लेंगे।
तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनना आप। देखो, जितनी भी बुल्गारिया के अंदर कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो बाहर से फॉरेन वर्कर्स बुला सकती हैं। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर फ्री में जाके जो भी आपके ऑफर लेटर के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, वो यहाँ आके अपना कंपनी का नाम डालो। अगर कंपनी का डाटा निकलता है तो समझ लो वो ओरिजिनल है, अगर कंपनी का डाटा नहीं निकलता है तो समझ लो वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो स्टार्टिंग में जो बंदा गया था ना वहाँ पे, जिसको वहाँ पे कंपनी ही नहीं मिली थी, वैसे ही फिर आपके साथ हो जाएगा। तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको यहाँ चेक करने में, आप आराम से इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। और अपने एजेंट से ये 4 सवाल जरूर पूछो। आपका वर्क परमिट अगर अप्रूव हो रहा है तो उससे रेफरेंस नंबर मांगो। दूसरा, अगर ऑफर लेटर वो दे रहा है तो ऑफर लेटर के ऊपर आपका जो कंपनी का नाम है, वो कंपनी का नाम मांगो। तीसरा, ऑफर लेटर के ऊपर जो आपकी सैलरी लिखी है, उससे ये पूछो जो टैक्स कटने के बाद मेरे हाथ में कितना आएगा। और उससे ये बोलो जो कंपनी का ट्रेड रेफरेंस नंबर है ना, वो भी दे मेरे को, या तो खुद ऑनलाइन वेरीफाई करके मेरे को उसकी एक स्लिप दे दे जे कंपनी ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो एजेंट को यहाँ से साफ पता लग जाएगा कि आपको नॉलेज है इस चीज की, इसीलिए आप ये सारी चीजें मांग रहे हो। अगर वो फ्रॉड हुआ तो इनमें से कुछ चीजें वो आपको नहीं देगा, अगर वो जेन्युइन हुआ तो आपको ये सारी चीजें वो देगा, प्रोवाइड करेगा। पॉइंट नंबर 8, लोगों ने पूछा था जी कोटा सिस्टम क्या है। तो देखो, बुल्गारिया के अंदर अब कोटा सिस्टम आ गया है। एक कोटा सिस्टम के अंदर कुछ लिमिटेड जो एम्प्लॉयर होता है वो कुछ लिमिटेड वर्कर्स बुला सकता है। मान लो अगर आपने किसी कंपनी में एज अ वर्कर या शेफ आपने वीजा अप्लाई किया है, बट उस कंपनी का कोटा ऑलरेडी फुल हो गया है, तो आपकी फाइल वहां पे होल्ड हो जाएगी, वो अगले साल अप्लाई होएगी जब उसकी कंपनी में से कोई बंदा काम छोड़ेगा। तो ये एजेंट्स को नहीं पता होता है, वो आपकी फाइल सप्लाई करवा देते हैं और आपको लटका देते हैं। तो अपने एजेंट से जरूर पूछना कि इस कंपनी के पास क्या कोटा है या नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर बहुत जरूरी करनी होगी, नहीं तो आप साल साल लटके रह जाओगे। तो ये 8 पॉइंट थे जो मैंने लोगों की वीडियोस में जाके नीचे कमेंट देखे थे, जिन लोगों को प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हो क्या रही है। तो ये सारे 8 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। वैसे मैं हर वीडियो के अंदर सबको रिप्लाई देता हूँ। तो अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।